दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा यार। ये ब्रॉयलर चिकन इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो जाती है? हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एडवांस्ड चिकन हम इसको कहते हैं। 1920 में ब्रॉयलर चिकन भी ऐसे ही 10-11 माह में जाके 2 किलो होता था। ग्रेजुअली वो सिलेक्शन की गई उन नस्लों की जो कि डे बाय डे इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ थी, नस्लें थी। उनकी क्रॉसिंग करने के बाद आज 2025 में हमें 35 दिन में 2 या 2.5 किलो ब्रॉयलर मिलता है। हर चीज़ में जिद्दत के साथ कोशिश की गई। जैसे मकई पहले 30-40 मन फी एकड़ होती थी, आज 110 मन फी एकड़ होती है। गंदम की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ब्रॉयलर को जेनेटिक इंप्रूवमेंट के साथ, वक्त के साथ साथ इस तरह इस काबिल बनाया गया कि वो आज 35 या 40 दिन में ये वजन ग्रो कर सकता है। नो डाउट कि इसके साथ साथ इसकी बेस्ट न्यूट्रिएंट्स जो इसको चाहिए, जो आइडियल फीड इसको चाहिए, वो दी जाए तो ये 35-40 डेज में ये वजन करता है। अगर वो फीड नहीं देंगे तो भी बहरहाल ये 55-60 डेज में 2.5 किलो हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक पोटेंशियल है। यही फीड हम उठा के अगर देसी बर्ड को या इवन अंडे देने वाली मुर्गी को दें तो उसको खिलाते रहें, वो 40 दिन में कभी भी 2 kg या 2.5 kg नहीं होगा। मुर्गी होनी चाहिए जो किसी मुर्गे की बेटी हो। ये बिजली की बेटी है, ये किसी मुर्गे की बेटी नहीं है। हम भी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें सुनते हैं। एक्चुअली इसकी माँ बाप नहीं बल्कि इसके पेरेंट्स कहते हैं, फिर उसको कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, और फिर कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। तो इस वक्त ग्रैंड पेरेंट्स आप जर्मनी से, फ्रांस से और मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तान मंगवा रहा है। उन GGPs को मेंटेन किया जाता है, फिर उसके बाद इसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और फिर उसके बाद उसके ब्रीडर्स हम कहते हैं कि जो ब्रीडर्स हमारे पास आते हैं जो इनके माँ बाप हैं। तो ब्रॉयलर के माँ और बाप भी होते हैं। आपकी जितनी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, जितने बड़े ग्रुप्स हैं, इनके पास किसी के पास 40 लाख है, 30 लाख है, 20 लाख है, 20-30 लाख इनके पास जो ब्रीडर की पॉपुलेशन है, यानी माँ बाप जो ब्रॉयलर के हैं। तो उन्हीं में से ये चूज़े निकाले जाते हैं, और ये चूज़े भी 21 दिन में ही निकलते हैं। इसको कोई 15 दिन में नहीं निकाल सकता। हैचरी में रखा जाता है टेम्परेचर पे, मगर वो ऐसे ही है कि वो एक स्पेसिफिक कंडीशन दी जाती है। जैसे शुतुरमुर्ग है या कछवा है, उसका रेत में भी अगर अंडा रखेगा और वो हैच हो जाता है, इसी तरह मुर्गी के अंडे को हैच करने के लिए या तो मुर्गी परों के नीचे रखती है, वगरना लार्ज स्केल पे उसको हैचरीज में हैच किया जाता है। उस मशीन में से अगर यूं कह लें कि अगर उस मशीन से निकलने वाले चूजे को आप कहें कि ये मशीन ही है, तो उस सेंस में वो बात है। मगर 21 डेज में चूजा हैच होता है। इसके माँ बाप हैं, ब्रीडर्स होते हैं, और ब्रीडर्स आप देख सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी पोल्ट्री के लोग जो कि ब्रीडर्स जिनके पास हैं, आप वहाँ जाके देखें, और उनका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी 4.5 किलो इसकी फीमेल का, माँ का वजन है, और इसके मेल का तकरीबन 6 किलो तक वजन चला जाता है। सुना है उसको बड़ा करने के लिए टीके लगाए जाते हैं, हार्मोन्स वगैरह के। जानवरों का दूध बढ़ाने के लिए हार्मोन्स का यूज़ है। बॉडी बिल्डर्स हार्मोन यूज़ करते हैं, डिफरेंट एनाबॉलिक हार्मोन जिसको कहते हैं। तो शायद लोगों का ये ख्याल था कि ब्रॉयलर को भी इस तरह से हार्मोन दे के एकदम बड़ा किया जा सकता है। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ब्रॉयलर एवियंस है, दे आर नॉट मैमल्स। सो मैमल्स के जो हार्मोन है वहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। और इस पे कोई अगर लगाना भी चाहे तो 1 लाख बर्ड एक शेड में होते हैं, या उसको डेली बेसिस पे आप इंजेक्ट करना चाहें कि ब्रॉयलर जो हार्मोन्स हैं वो तो इंजेक्ट किए जाएंगे, और डेली इंजेक्ट करने के लिए आपको तो हज़ारों की लेबर चाहिए। और फिर एक जो इंजेक्शन है, बाज़ औक़ात उसकी प्राइस अगर होगी, चूँकि है ही कोई नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता, ना पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ, ना मैंने आज तक कम से कम पिछले 25 साल में देखा, लेकिन अज्यूम करते हैं कि वो दूसरे हार्मोन की तरह 500 रुपये का होगा शायद। तो 500 रुपीज़ की तो मुर्गी नहीं होती जिसको आप डेली बेसिस पे इंजेक्ट करें। तो फीड के थ्रू तो हार्मोन्स एब्सोल्युटली नहीं लग सकते। उसकी वजह ये है कि फीड में, खुराक में हार्मोन्स, हम वैसे आप देखें ना इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं, तो खुराक में हार्मोन्स नहीं खाए जाते, चूँकि पीएच, मैदे की जो पीएच है उसमें सर्वाइव नहीं करते, थर्मोस्टेबल नहीं है। हमारी फीड जो है वो टेम्परेचर लगाने के बाद फीड बनाई जाती है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कोई भी हार्मोन स्टे नहीं करता। एब्सोल्युटली ये एक मिथ है। अरे यार, इसकी फीड में खून नहीं मिलाते? 40 साल पहले या 50 साल पहले जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, तो एट दैट टाइम जब ये इंडस्ट्री पोल्ट्री की सनत पाकिस्तान में कमर्शियल बेसिस पे शुरू हुई या फीड मिल्स का प्रोसेस शुरू हुआ, तो बिल्कुल लोकल सतह पे कुछ लोग पाकिस्तान में उन दिनों में पाकिस्तान में चूंकि इंपोर्ट नहीं होते थे सिंथेटिक अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स जिसको आप कहते हैं, प्रोटीन्स का पार्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स, तो उन दिनों में ब्लड वगैरह या इसकी इंटेस्टाइन्स या फेदर्स या इस टाइप की चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस होती थी, इवन बाकी सारी दुनिया में भी ऐसे ही प्रोसेस था। और उसके बाद
रफ्ता रफ्ता हम लोग अपनी डेवलप करते गए। पहले आपको बता दूं कि जो पोल्ट्री की जो फीड है इसमें सबसे ज़्यादा तकरीबन 60% मकई, चावल या गंदम, ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं 60%। बाकी एक बड़ा फ्रैक्शन है वो सोयाबीन मील और कैनोला, सनफ्लावर मील्स पे, यानी वो जो ऑयल सीड आते हैं, ऑयल निकलने के बाद जो चीज़ बचती है। तो इस वक्त फीड प्रीडोमिनेटली 95% ऑनेस्टली पिछले 24 साल से मैं देख रहा हूँ। आई हैव नेवर सीन ब्लड मील, आई हैव नेवर सीन ये जो बंतड़ियाँ और कोई इस तरह की चीज़ है। अच्छा, अब ये होता है कि इसी तरह इसकी जो अलाइशें और वो वाली चीज़ें हैं एल्सवेयर हो सकता है। देखिए, एक बड़ा ब्रांड है, वो बड़े बड़े यूनिट्स हैं घी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के, दे आर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम सीड्स और वो ऑयल प्रोसेस होता है। मैं और आप, वो बड़े ब्रांड्स हैं, आप नाम नहीं ले रहा लेकिन आपको पता है। अब कोई गली मोहल्ले में कोई चीज़ बना रहा है और उसमें चर्बी डाल के मिक्स करके वो भी बनता है, तो कोई कैसे कह सकता है कि नहीं होता होगा। बट जो हमारी मेजर इंडस्ट्री है वो इस वक्त सोयाबीन पे है। दैट्स वाई आपने सुना होगा कुछ अर्सा पहले जब सोयाबीन बैन हो गई थी 2 साल पहले, तो बहुत ज्यादा शोर उठा था। अगर उसके बगैर कोई गुजारा चल सकता होता और इस तरह की आलाइशें और ये वाली चीजें अगर इस्तेमाल हो सकती होती तो यकीनन इससे हम उसको इंडस्ट्री को ओवरऑल लेके चलते। बाहर के मुल्कों में जो फेदर है या स्किन है उससे फेदर मील बनता है, पाकिस्तान में भी ऐसा फेदर मील अवेलेबल होता है, मगर उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम है, वो कम डाइजेस्टिबल होता है। फिर उसके अंदर माइक्रोब्स की या जरासीमों की प्रेजेंस की वजह से, चूंकि मुर्गी में जो बीमारी है वो उसकी जिस्म के किसी भी अज्जा में भी मौजूद होगी, तो उसको बेशक वो 3 या 4 घंटे उसको कुकिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट स्टिल क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से अवॉइड करते हैं। जिन लोगों के ब्रीडर्स हैं, जिन लोगों की बहुत हैवी फार्मिंग है, वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी फीड से, ऐसी चीज जो कि आगे चल के उनकी फीड के लिए प्रॉब्लम बन जाए। अब चूंकि आपको पता है विटामिन, सारे के सारे विटामिन अवेलेबल है और पोल्ट्री यूनिट्स उसको यूज करते हैं, मिनरल्स सारे के सारे अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अमाइनो एसिड पाकिस्तान में 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं। इस वक्त बाहर हाल फिश मील वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि फिश हमारे कोस्टल एरियाज में अवेलेबल है और फिश मील को फीड्स में यूज 1-2% तक किया जाता है। तो सवाल ये है, जो मुर्गी खुद नहीं चल सकती वो हमें क्या ताकत देगी? जो कंट्रोल हाउस है जहाँ पे ब्रायलर पाला जाता है, उनको 25 डिग्री का टेम्परेचर होता है और एक क्रिकेट ग्राउंड या एक बड़े स्टेडियम जितना एरिया होता है, नॉट अ स्मॉल एरिया, 400 फीट और 50 फीट इसकी विड्थ होती है। वहाँ ये चलती फिरती है और जाहिर है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, मगर ये वहाँ पे मुतहर्रक होते हैं ब्रायलर। ये इनकी जो हरकत है वो काम कैसे होती है कि सबसे पहले इनको जिस तशद्दुद से हमारे लोड करने वाले वहाँ मजदूर पकड़ के इसको फेंकते हैं गाड़ियों में, आपने देखी होंगी रोड्स पे चलती हुई वो गाड़ियाँ जिनमें इनको लोड करके लेके जाया जाता है, तो जितनी बुरे तरीके से इनको किया जाता है, और अक्सर इनकी आप भी लेग पीस या वो देखिएगा तो अक्सर टूटी होती है हड्डी एंड पे, चूंकि वो पकड़ते हैं ना जोर से तो उसको फेंका जाता है, तो एक तो उससे अक्सर ये डिसलोकेट हो जाता है उसका टेंडन और वो चलने में उसको थोड़ा मसला होता है। अच्छा, वैसे भी चूंकि ये बिल्कुल छोटा सा बर्ड है और इसकी बहुत हैवी वेट है और इसको आगे फर्दर केजेस में बंद कर दिया जाता है। टेम्परेचर वो 25 डिग्री की बजाय यहाँ 40 डिग्री अगर एनवायरनमेंट का है तो वैसे ही ढीली पड़ी होती है। और फिर उसके बाद आप ये इसको देख के ये कह रहे होते हैं कि या को खाने के बाद ताकत नहीं आएगी। फिर अगर यही पैमाना ले लें तो फिर इसका मतलब है जो बहुत स्पीड वाली चीज़ें खाते होंगे मसलन, तो वो तो टॉप एथलीट्स फिर वियतनाम या कोरिया के होने चाहिए, और चूँकि वो डॉग्स बड़े शौक से खाते हैं। भाई पप्पू भाई कह रहे थे मुर्गी तो आबादी को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। हार्मोन्स या स्टीरॉइड्स ब्रायलर में इस्तेमाल नहीं होते। अगर ये इस्तेमाल स्टीरॉइड्स नहीं होते तो फिर ये सवाल बनता नहीं है कि फिर उसके बाद इनका इम्पैक्ट ह्यूमन पे आए, जैसे बांझपन का और बाकी PSOS का या बाकी चीज़ों का, जो कि इनफर्टिलिटी का और सब चीज़ों का। अच्छा, अब वो सुनी सुनाई या यही सुनी वाली बात है, अदरवाइज कोई फैक्ट ऐसे नहीं है। रैदर दे आर मच मोर इम्पोर्टेंट, चूँकि रिप्रोडक्टिव जो डेवलपमेंट है उसमें प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं वो ब्रायलर में है, बाकी गोश्त में भी है, यकीनन सब गोश्त में वो अवेलेबल है, जिनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। उसकी वजह से एक तो जो बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, छोटे बच्चे, उनकी ग्रोथ के लिए ये ज़बरदस्त है, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस चूँकि डिपेंड करता है प्रोटीन, और साथ साथ इम्यूनिटी पे प्रोटीन बेस लाइन है। और प्रोटीन की मैंने आपको बताया कि सबसे आला किस्म जो है वो हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड ज़्यादा है, तो ब्रायलर उसका सबसे अच्छा सोर्स है। तो ये मिथ्स हैं, कंसेप्ट्स हैं लोगों के कि इससे के खाने से जो है वो जल्दी हार्मोन हो जाते हैं या इम्पोटेंसी हो जाती है। अगर हालांकि पाकिस्तान हर साल एक नया न्यूजीलैंड पैदा कर रहा है, 3.5% हमारी वो ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ हर साल हो रही है।
भाई आप पूछ लो किसी से भी, इस मुर्गी में बीमारियां बहुत होती हैं। ब्रायलर जो है इसमें बीमारियों की शरह बाकी एनिमल्स की बनिस्बत ज़्यादा होती है, ये फैक्ट है। इसीलिए इसमें वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी साथ साथ, मतलब 5 हफ्ते में या 8 हफ्ते में जो भी इसकी एक टाइम फ्रेम है, मगर इसके बावजूद भी बीमारियों की शरह, इसकी ग्रोथ चूँकि बहुत फास्ट होती है तो साथ साथ कुछ बीमारियां भी आती हैं। उनके लिए इलाज के लिए फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है, और ये वो एरिया है जिसके ऊपर इस वक्त ज़रूरत है कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। अच्छा, यूरोप में AGPs या एंटीबायोटिक्स जो हैं इसके इस्तेमाल के लिए उनका एक ज़ाब्ता मौजूद है। दुनिया के बाकी कंट्रीज़ में जिनमें एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं ब्रायलर में, उसका तरीकाकार ये होता है कि आखिरी 2 या 3 दिन स्किप किया जाता है ताकि वो ब्रायलर 2 या 3 दिन में उस एंटीबायोटिक, उस मेडिसिन के असर से पाक होके मुझे और आपको मिले खाने को। हमारे यहाँ पे ये प्रोसेस होता है कि बाज़ औक़ात तो अगर बीमारी नहीं है तो एंटीबायोटिक नहीं यूज़ की जाती, लाजमन नहीं कि हर वक्त ही एंटीबायोटिक दी जाए, और ना ही एंटीबायोटिक से कोई ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बीमारी की वजह से वो इस्तेमाल होती है, और आखिर पे जाके उसको विड्रॉल पीरियड हम कहते हैं, उसको विड्रा कर लेना चाहिए लास्ट डेज में। और इसके ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान में काम करना चाहिए। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है, वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन है, और हम जो पढ़े लिखे जितने तबकात हैं इनको इस पे डिस्कस जरूर करना चाहिए। और ये एक चीज़ है जिस एरिया ऑफ कंसर्न, जिसके ऊपर एंटीबायोटिक्स से बच के या कम इस्तेमाल करके, या जैसे मैंने कहा विड्रॉ करके कोई रेगुलेशन ऐसी बन जाए और स्ट्रिक्टली उस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरा सवाल है, क्या जो बीमार होती है वो बीमार नहीं करेगी? क्या ख्याल है मियां? ऐसी 1 या 2 प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनके बैक्टीरियाज इंसानों में आ सकते हैं, या कुछ वायरसेस वो डायरेक्टली, जैसे आपने सुना होगा तो H5N1 वो आ सकता है, साल्मोनेलोसिस का प्रॉब्लम है, या कुछ इस तरह के। अदरवाइज ब्रायलर की बीमारियां इंसानों में या दूसरे जानवरों में वैसे मुंतकिल नहीं होती। अच्छा, जो बीमारियां इंसानों में मुंतकिल होती हैं वो गोश्त या अंडा खाने से मुंतकिल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि गोश्त और अंडा हम कच्चा नहीं खाते, और जितने बैक्टीरियाज हैं वो 50, 60, 70 डिग्रीज पे वो डिग्रेड हो जाते हैं। और हम तो माशाल्लाह जितनी कुकिंग करते हैं, जितनी एग्रेसिव कुकिंग करते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया और वायरस तो क्या, हमारे अपने विटामिन्स भी उसमें ज़ाया कर बैठे। लेकिन बहरहाल ये हमारा पॉजिटिव साइड भी है कि यूरोप में, बाकी कंट्रीज़ में जहाँ पे पार्शियल कुकिंग एग्स की या मीट की जाती है, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनमें बहुत कम कुकिंग टेम्परेचर सप्लाई होते हैं, तो हमारे कुकिंग टेम्परेचर से ये बैक्टीरिया या वायरस ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जब ब्रायलर में आता है तो वो सबसे पहले उसकी जान के लिए ख़तरा है, तो वो डेथ हो जाएगी, वो वायरस हम तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब जो गोश्त हम तक पहुंचता है वो हेल्दी था, तब वो पहुंचा, स्लॉटर हुआ और हमारे पास पहुंचा। चलो सारी बातें मान ली, लेकिन हर चीज का कोई ना कोई नुकसान तो होता है कि नहीं? एक हफ्ते में आप 1 दिन चिकन खाते हैं, 2 दिन खाते हैं, अगर आप हर दिन और सुबह शाम खाएं तो डेफिनेटली ये तो आपके लिए फिर एक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमारा कुकिंग मेथड्स जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, प्रोटीन्स के हवाले से, प्रोटीन जो मील्स हैं उनके हवाले से। और वो ये कि हम मिसाल के तौर पे कि 1 किलो ब्रायलर लेते हैं, लेकिन उसमें 200 या 300 ग्राम उसमें ऑयल डाल देते हैं। अब वो इतना रिच ऑयल जो है वो आपका, बजाय इसके कि वो आपकी सेहत के लिए इफेक्टिव होता, आपको वज़न कम करता, वो आपका वजन बढ़ाएगा। क्योंकि अक्सर आप बाहर भी जब बारबेक्यू या जो दूसरी जगह आप जाके देखते हैं तो उसमें ऑयल रिच आपको मिलता है। तो चिकन की स्टीम चिकन तो हमारे यहाँ नहीं है, मगर अगर आप इसको घर पे भी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ऑयल कम इस्तेमाल करें या एक मुनासिब मिकदार। और उसके बाद इसमें अगर साल्ट बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो जाहिर है डेफिनेटली कि वो प्रॉब्लम बनेंगे। प्रॉब्लम फिर आपको इसकी ब्रायलर की गोश्त के साथ जो मसाला डाला है, बाकी सब चीज़ें डाली हैं, तो वो उसमें एहतियात ज़रूरी है। ब्रायलर की खुद गोश्त के हवाले से कंसर्न कोई जो हो सकता है शायद वो ये है कि इसकी वॉशिंग अच्छे तरीके से करें। इसके बाज़ औक़ात लीवर अगर आपके गोश्त के साथ आए तो उसको डिस्कार्ड कर देना, यूज़ करें, या उसमें चूँकि कोई हो सकता है अगर कोई रेजिड्यूज़ हैं तो वो उसी में हो सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, WHO की सर्वेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, आप चेक करें तो अवेलेबल हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 45% हमारे बच्चे प्रोटीन डेफिशिएंट। इसकी वजह से उनकी कद और उनकी वजन और उनकी ग्रोथ 10 साल तक नहीं हो पाती। हर चौथा बच्चा विटामिन D डेफिशिएंट, हर तीसरा बच्चा विटामिन A डेफिशिएंसी का शिकार है। तो ये इतनी बड़ी जो हमारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कौम है, मेरा ख्याल है कि नाइंसाफ़ी होगी कि अगर हम इस चीज़ को डिस्करेज करें, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे दालें हों, चाहे गोश्त हो, तो इससे बदजन नहीं करना चाहिए। इसको इनकरेज करना चाहिए कि हमारे बच्चे प्रोटीन लें।